Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Current Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा क्लास 9th मैथ का चैप्टर 3 खत्म हो गया है। अब बारी है चैप्टर 4 की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन करते हैं, देन एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो ये जो वीडियो होने वाला है खास करके इंट्रोडक्शन के ऊपर होने वाला है। एक ही वीडियो में पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन हम लोग खत्म कर देने वाले हैं अपना चैप्टर 4 का। चैप्टर 4 क्या है हमारा सर? चैप्टर 4 है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके हाँ सर, ठीक है। आप लोग 8 से 9th में आए हो अभी, और 8 में चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, आप वहाँ देखते हो कि सर वन वेरिएबल कैसे पढ़ाता है, या तो उससे पिछले वाले क्लास में ऐसे आता है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप पढ़ने वाले हो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के साथ आपकी मुलाकात होने वाली है, ठीक है सर। तो दिल थाम के रखें और चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं। ओके हाँ सर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर चैप्टर में आप क्या बताने वाले हो, ठीक है। हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो बेसिक बेसिक बात ही हम लोग करने वाले हैं जो कि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके हाँ सर, ठीक है। तो वो क्या होगी बेसिक बात है सर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि चैप्टर का नाम जो है उसका मतलब क्या है। नाम है सर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इनटू वेरिएबल्स, ठीक है। यही हमारा चैप्टर का नाम। हाँ सर यही है। आपको पता है, आपको इनमें से कई बच्चों को मालूम होगा सर कि यहाँ पे लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर ऐसा टर्म है, या तो मैं कहूँ ऐसा वर्ड है जो कि चैप्टर 2 में यूज़ हुआ है काफ़ी बार। चैप्टर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर लीनियर का मतलब क्या होता है, याद है आपको? अभी जस्ट कुछ दिन पहले तो चैप्टर 2 हमने ख़त्म किया था। हाँ सर, ठीक है, हमें याद है सर। लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए। मैंने क्या कहा? वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए। तो लीनियर का क्या मतलब होता है कि सर वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए, ठीक है। सर आपने हिंदी लिखा और इंग्लिश भी लिखा। हाँ, ये नोट्स है, ये आपका नोट्स है, आप खुद से अपना नोट्स डिज़ाइन कर सकते हो, या तो जैसा मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ वैसा लिख लो, ठीक है। इसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखा हो गया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो लीनियर का एक छोटा सा ही मतलब होता है कि वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए भाई, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही? हाँ सर, ठीक है। अब बताइए सर इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन का मतलब क्या है? कौन सा बच्चा बोलेगा इक्वेशन का मतलब? सर हमें पता है, हमें पता है। एक बच्चा बोल रहा है क्या? तो वो बोला कि सर जब भी हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो सर इक्वेशन बन गया हमारा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि व्हेन वी इक्वेट, व्हेन, ऐसे लिख लो, व्हेन एनी पॉलिनोमियल। अब ये मत पूछना कि पॉलिनोमियल क्या होता है, अब मैं बताऊंगा अभी नहीं। अरे बच्चे चैप्टर 2 पर क्या है वहाँ पे? नाम सुना था? चैप्टर का नाम ही था। तो व्हेन एनी पॉलिनोमियल इक्वेट्स विथ जीरो, देन वी गेट एन इक्वेशन, ठीक है। मैंने क्या लिखा यहाँ पे? हमने लिखा कि कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल को अगर हम जीरो से इक्वेट कर देते हैं तो वो जो हमारे सामने निकल के आता है उसको बोलते हैं इक्वेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूं, इसको इसका एग्जांपल देने से पहले मैं इसका एग्जांपल देना चाहूंगा कि लीनियर का मतलब क्या होता है। अगर मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल दूं आपको तो कुछ इस प्रकार का था, और एग्जांपल दूं तो ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, देख लो। जैसा कि मैंने कहा था कि लीनियर का मतलब होता है कि वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए। तो देख लो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, और जब कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, आपको पता है। तो सर हाँ सर, ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं। और जैसा कि मैंने कहा, अब इस पे आते हैं इक्वेशन पे। कोई भी पॉलिनोमियल उठा के लिख लो, हम इसी को उठा के लिखेंगे। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम अभी इक्वेशन का, हम इसी को उठा के लिखेंगे। मैंने कहा कोई भी पॉलिनोमियल उठा के लिख लो और उसको जीरो से इक्वेट कर दो। जीरो से इक्वेट करने का मतलब उसको जीरो के बराबर कर दो, तो ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने निकल के आ रहा है इसी को बोलते हैं इक्वेशन। बातें समझ में आ रही है ना सर? हाँ सर, ठीक है। और आखिरी में हमारा है टू वेरिएबल्स। तो ये तो क्या ही बताएं हम इसमें। आपको मेनली इस चैप्टर में वेरिएबल्स एक्स एंड वाई ही देखने को मिलेंगे। तो मेनली जो हमारा टू वेरिएबल्स यूज होता है वो एक्स एंड वाई है। ये हमारा एंड का सिंबल है, घबराना नहीं देख के, है ना। तो ये हमारा दो वेरिएबल्स है जो कि मेनली यूज होता है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। ऐसा नहीं कि और नहीं यूज होते हैं, और अल्फ़ाबेटिकल्स जो हमारे क्या वर्ड्स हैं वो सारे यूज होते हैं,
सॉरी अल्फ़ाबेट्स हमारे यूज होते हैं, पर ये दो मेनली हमारे यूज होते हैं। ठीक, हाँ सर ठीक है। तो आई थिंक आपको मोटा मोटी बात समझ में आ गया कि सर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का मतलब क्या है। अब इन सारे को देखो और इससे एक एग्जांपल बनाओ। सर क्या एग्जांपल बनाना है? ये वन वेरिएबल का ही एग्जांपल था, इसमें हमने वन वेरिएबल ही लिया है, लेकिन अगर हमें पूरा का एग्जांपल बनाना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो सर कैसा बन सकता है? देखो तो एक सेकंड, ऐसा बन सकता है क्या? एक बार इसको ध्यान से देखोगे सबको, सोचोगे हम लोग सारे शर्त को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। क्या ये लीनियर है? लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल की डिग्री वन होनी चाहिए। हाँ सर ठीक है। देखो यहाँ पे भी वेरिएबल का डिग्री वन है। हाँ सर ठीक है। क्या ये इक्वेशन है? तो हाँ सर ये जीरो से इक्वेट है तो इक्वेशन ही होगा। या तो मैं ऐसा कहूँ कि बीच में इक्वल्स टू लगा हुआ है तो ये फिक्स इक्वेशन ही होगा। क्या ये दो वेरिएबल के साथ है? तो चेक कर लेते हैं। हाँ सर इसमें एक वेरिएबल एक्स है और दूसरा वाई है, तो ये दो वेरिएबल के साथ है। मोटा मोटी मैं ये कहूँ कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सटीक एग्जाम्पल है। आप इनमें से कई बच्चों कहेंगे सर हमें भी एग्जाम्पल लिखना है, हमें भी एग्जाम्पल लिखना है, अपने मर्जी से लिखना है, आपकी मर्जी से नहीं। आपने जो बताया वो नहीं लिखेंगे, अपने मर्जी से लिखेंगे। ठीक है, आपको अपने मर्जी से ही मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे लिखना है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, देख लो जगह है तो मैं नीचे में बता दूँ, कैमरा में एक मिनट एक सेकेंड देख के। हाँ तो नीचे में जगह है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सर, वो क्या होता है? वो होता है ए एक्स जोड़ बी वाई जोड़ सी बराबर ज़ीरो। ये जो आपको दिख रहा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जहाँ पे हमारा एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल्स है। ए बी सी तीनों के तीनों रियल नंबर्स हैं, जहाँ पे खास करके ए हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, बी कोफिशिएंट ऑफ वाई है और सी कांस्टेंट टर्म है। अच्छा मैं इसको लिखवा दूँ क्या? अच्छा ठीक है, मैं इसको लिखवा दे रहा हूँ, आप ये स्लाइड को लिख लो। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म को ठीक से समझाते हैं, और इसमें क्या क्या ए क्या है बी क्या है सी क्या है वो भी आपको समझाते हैं। ओके हाँ सर ठीक है। ठीक है सर, आप लोगों ने लिखा अच्छे से? हाँ सर हमने लिखा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया है। बोलो बोलो बोलो। तो लिखा हुआ है ए एक्स जोड़ बी वाई जोड़ सी बराबर ज़ीरो। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। किसका होता है? तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का होता है। ओके हाँ सर ठीक है। तो मैं इसमें क्या बताने वाला था पता है? मैं इसमें आपको बताने वाला था कि सर हमारा ए क्या होता है, वेयर ए क्या होता है, बी क्या होता है भला, सी क्या है, और सर एक्स एंड वाई ये क्या है। ये सारे चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। पहली बात कि ए बी सी है क्या, तो ए बी सी रियल नंबर है। रियल नंबर समझते हो? हाँ सर हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है, हमें रियल नंबर पता है। ठीक, सारे के सारे रेशनल नंबर, सारे के सारे रेशनल नंबर मिलके रियल नंबर बनाते हैं। हो गया? आप कुछ डाउट है? नहीं सर, आगे बढ़े। हाँ, तो जहाँ पे ए हमारा क्या है, ए हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। अब एक वर्ड आ गया कोफिशिएंट, तो आप ये सुन के मत डर जाना, ये चैप्टर टू में बताया गया है। और ऐसा करो कि तुम लाइन से चैप्टर वाइज देखते आओ। ऐसा नहीं है कि चैप्टर वन नहीं देखा, तूने देखा, फोर मन किया तो फोर पे आ गए कूद के, आइए हमको सॉल्व करना, ऐसा नहीं होता। सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो आपको लाइन वाइज आने हैं। ठीक है, तो जाओ जाके, अगर नहीं पता कि कॉफिशिएंट क्या है तो चैप्टर टू देखो फिर यहाँ पे आना। वैसे टाइम बर्बाद मत करो अपना। ठीक है, तो सर ये क्या है? तो ये सर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, आपको पता है। हाँ मैं यहाँ पे लिख दूँ? हाँ सर लिख दीजिए। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है क्या सर? ए। सर बी क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ वाई है। इसका मतलब होता है, पता है ना? हाँ सर पता है, जो ऊपर में लिखा है वही नीचे में होगा, है ना? हाँ सर। सर बी क्या है? बी सर तो वो कॉफिशिएंट ऑफ वाई है। सर सी क्या है हमारा? सी कांस्टेंट टर्म है मेरे बच्चे, कांस्टेंट टर्म। ठीक है हाँ सर ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है सर? चैप्टर टू देख लो जाके। माफ़ करना, क्या ही करूँ मैं, सारे सारे आ रहे हैं चैप्टर टू से। ये चैप्टर पूरा का पूरा रिलेटेड है चैप्टर टू से और वन से भी, तो जाके वो देख लो प्लीज़, फिर यहाँ आना, है ना? और सर आप आखिरी में ये बताइए कि एक्स एंड वाई क्या है। तो देखो, एक्स और वाई हमारे दो वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स। ठीक है, आई थिंक आपको बातें समझ में आ गई होगी कि सर ए क्या है, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, सर बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई है, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और एक्स वाई क्या है सर, वेरिएबल्स हैं हमारे।
ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसके ऊपर सारे के सारे एग्जाम्पल बेस्ड मिलेगा आपको, है ना। हाँ सर ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लें क्या? हाँ सर ले लीजिए, मजा आएगा। लिखते हैं 2x - 4y + 6 = 0, ऐसा कुछ लिखें। हाँ सर। अब आपको ऐसा सवाल भी आता है बुक में, आता ही है कि बताओ फाइंड, बताओ तुम फाइंड करो ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, बताओ। आपको ए बी सी बताना है इस इक्वेशन का। तो ठीक है सर, जरूर हम लोग जरूर बताएंगे आपको। मैंने बताया कि ए क्या होता है सर, ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। तो देखो, तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है सर, 2 है, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। बताओ बी क्या है सर, बी कॉफिशिएंट ऑफ वाई होता है, तो क्या है, 4 है। ओके हाँ सर ठीक है। और सी, सी क्या है सर, कांस्टेंट टर्म होता है जो कि 6 है हमारा। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल ना हो, समझे। हाँ सर ठीक है। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई आपको। ये ए बी सी बोलता है फाइंड करने के लिए। फाइंड क्या करना है, देख के बताना होता है, इजी सा तो है ना। हाँ सर ठीक है। अब ये एग्जांपल समझ में आ गया आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया आपको। आई थिंक सारी बातें समझ में आती है। एक दो बातें और हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो उससे क्या बता दूँ? हाँ सर बता दीजिए। तो देख लो, ये बॉक्स के अंदर में ये बात मैं बताऊँगा क्योंकि ये राज की बातें हैं। अगर ऐसे दे दे आपको 2x = 6, ये देखो है, आपको ऐसा दे देगा, ध्यान से इसको देखो, आपको ऐसा दे देगा, आपको बोलेगा इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखो। तो क्या आप लिख पाओगे? तो आप सोचोगे पहले कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा, सर ये है सर ये। हाँ, अब इसी के ऊपर इसको लगाना है, इसको इस तरह का बनाना है। आपको एक्स का टर्म दिख ही रहा है, कांस्टेंट टर्म दिख ही रहा है सर, लेकिन वाई नहीं दिख रहा। तो वाई हम ले आएंगे, देखो कैसे ले आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमको रीराइट करना है। एग्जाम में ऐसा सवाल जो है आते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा सवाल है। ओके हाँ सर ठीक है। तो देखो, तो 2x को 2x ही लिखेंगे। अब इसमें y का टर्म नहीं है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, +0 × y बराबर, बराबर क्या, ये 6 प्लस में है उस साइड, इस साइड आएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, बराबर 0। एक बार ध्यान से देखना, क्या मैंने सही लिखा या मैंने गलत लिखा। देखो तो सर, आपने 2x को 2x का 2x उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का 0y आपने एक्स्ट्रा लिखा है, बाकी तो 6 तो यहाँ पे था प्लस में, इस साइड आया तो माइनस में हो गया और इस साइड 0 बच गया। हमें ये समझाओ कि बीच में 0y आपने कैसे लिख दिया अपने मन से। तो देखो, 0 को y से गुना करोगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब जब 0 2x को जोड़ोगे तो 2x + 0 2x ही आएगा, है ना, तो फिर से यही आ जाएगा। तो मैंने 0 × y लिखा, तो इससे कुछ इस इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, इसलिए हमने y का टर्म जोड़ दिया। अब कई सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं जिसमें आपको x से टर्म नहीं दिखेंगे, ऐसा लिखा रहेगा, ऐसा दे देगा, माफ करना, ऐसा दे देगा, और आपको बोलेगा ये सवाल को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाओ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको दिखाना है। तो कैसे दिखाओगे? देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखोगे कि सर इसमें y का टर्म तो है ही, तो कोई बात नहीं, इसमें x का टर्म गायब है, तो क्या हम प्लस का 0x लिख सकते हैं क्या? प्लस का 0x लिख देंगे तो इस साइड पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि 0 × x 0 ही होता है, और जब 0 को 6y से अब ऐड करोगे तो 6y ही आएगा। तो 6y को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा इक्वेशन पे। और ये सर -5 RHS में है, उसको LHS में लेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर 0। कुछ ऐसा बन गया। हाँ सर, अभी बन गया। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले एक्स की वैल्यू होती है, फिर वाई की, फिर कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक ना। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, काफ़ी स्टूडेंट छोड़ देते हैं, वैसे ऐसा मत करना। 0 × x + 6y प्लस का 5 बराबर 0। अब ये प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, आप चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे, इसको देखो। तो इस तरह के सवाल भी आपको कई बार देखने को मिलेंगे, और ABC भी आपको कई बार फाइंड करने के लिए बोलेगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पे जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आखिरकार डेफिनेशन क्या है, ठीक है सर। ठीक है सर, आप लोगों ने लिख लिया और समझ भी लिया होगा। हाँ सर, हमने लिख लिया और समझ भी गया। तो जैसा कि मैंने कहा था, मैं आप डेफिनेशन बताने वाला हूँ कि सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है। देख लो, ध्यान से देख लो और अपने कॉपी में नोट कर लेना। एक बात बताओ, मेरा राइटिंग ठीक हुआ है पहले से?
हाँ, हुआ है तो कमेंट सेक्शन में पढ़ लीजिए, है ना। सर फालतू की चीज़ हम नहीं लिखते कमेंट सेक्शन में, काम का चीज़ लिखते। तो काम के भी कहाँ कमेंट आ रहे हैं, कुछ तो भेजो, है ना। सर आप हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का डिफिनेशन, जो कि क्या होता है देखो। तो आप कुछ ऐसा लिखना कि एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स जोड़ बी वाई जोड़ सी बराबर ज़ीरो, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर रियल नंबर्स एंड ए कॉमा बी डजेंट बराबर ज़ीरो आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, आप लोग लिख लिया, आप लोगों ने लिख लिया। हाँ सर हमने लिख लिया, अब मतलब समझो। एक ऐसा इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होता है, तो एक ऐसा इक्वेशन होता है जो कि इस फॉर्म का दिखता है ए एक्स जोड़ बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ आपको पता है ए बी सी रियल नंबर्स होते हैं जैसा कि मैंने लिखा। और ए और बी जीरो नहीं हो सकता है, मैंने क्या कहा, ए और बी जीरो नहीं हो सकता है। तो काफ़ी बच्चे बोलेंगे अगर जीरो हो गया तो क्या होगा, क्या होगा मैं जस्ट बता दूंगा क्या होगा, तो क्या भयंकर चीज़ हो जाएगी। फिलहाल इतना समझो कि ए और बी जीरो नहीं हो सकता है। तो ये जो हमारा फॉर्म है यही कहलाता है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब काफ़ी बच्चे के मन में ये भी डाउट है कि सर ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए, आपने ऐसा कहा, अगर हो गया तो क्या होगा, अगर देखो हो गया तो क्या होगा, 6x, ऐसा नहीं लिखूँ मैं, कुछ ऐसा लिखूँ कि ए एक्स जोड़ बी वाई प्लस सी बराबर ज़ीरो। कुछ बच्चे के है ना मन में खुजली सी होती रहती है कि सर अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो देख लो उन बच्चों के लिए ये, अगर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ए और बी अगर जीरो हम लोग कर दें जानबूझ के तो क्या होगा, तो ठीक है, ए की जगह जीरो करो, बी की जगह भी जीरो कर दो, प्लस सी बराबर ज़ीरो। ए गुने ज़ीरो गुने एक्स ज़ीरो हो जाएगा, प्लस ज़ीरो गुना वाई ज़ीरो हो जाएगा, प्लस सी बराबर ज़ीरो। अब सी जीरो 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 सी बराबर ज़ीरो। तो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अब कुछ ऐसा दिखने लगा। तो क्या ऐसा हो सकता है, बस कांस्टेंट टर्म बराबर जीरो लिखा हुआ है, कुछ ये फॉर्म का हो गया, 6 बराबर जीरो 7 बराबर जीरो, तो क्या ये कभी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो सकता है, तो नहीं सर, ये कभी नहीं हो सकता है। ऐसा कभी मत करना, जीरो लोगे तो पूरा नक्शा ही चेंज हो जाएगा इस फॉर्म का। ठीक है, बात समझ में आ रही, हाँ सर बातें समझ में आ रही, तो ठीक है, आई थिंक बातें समझ में आ रही। ये जो रफ पार्ट है नीचे वाला इसको नहीं लिखना है आप सबको, ये मैंने समझाने के लिए लिखा आपको कि ऐसा मत करना, जीरो कभी भी मत ले लेना उसको, इससे दुविधा में फंस जाओगे। और कुछ बातें और हैं जो कि नोट करने वाली हैं, आई थिंक आपको पता होगा पर बताना मेरा काम है। आपको पता है, आपको एक बात पता है कि जब भी आप साइट चेंज करते हो, मतलब कि एलएचएस से आरएचएस में जाते हो या तो आरएचएस से एलएचएस में आते हो, तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है, अगर प्लस साइन रहा तो अगर उस साइड जाओगे तो माइनस में चेंज हो जाता है ना। अगर माइनस साइन रहा अगर उस साइड जाओगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा। अगर गुना का सिंबल रहा उस साइड जाओगे तो डिवाइड का सिंबल बन जाएगा। अगर डिवाइड का सिंबल रहा उस साइड जाओगे तो गुना का सिंबल बन जाएगा। सर ये उस साइड क्या होता है, ये हमारा जो आपको दिख रहा है ये एलएचएस है और ये हमारा आरएचएस है। तो कभी भी एलएचएस से आरएचएस में जो भी चीज़ जा रहा है देखो, तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, गुना डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड गुना हो जाएगा। इसका उल्टा भी होता है, माइनस प्लस, प्लस माइनस, डिवाइड गुना, गुना डिवाइड। बात समझ में आ रही है। ये तो छोटी सी चीज़ थी जो कि आपको क्लास 5 6 से आई थिंक मालूम होगा, आपके टीचर इस या तो मैं कहूँ स्कूल वाले या तो होम ट्यूशन वाले बताया होगा आपको। ठीक है सर, और भी कुछ बताना है क्या आपको, हाँ कुछ नोट्स और हैं जो हमें बताना है। तो देखो, द इक्वेशन डज नॉट इफेक्टेड व्हेन, हमारा जो इक्वेशन है यहाँ पे इक्वेशन का आने का मतलब है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से मतलब है, इस फॉर्म वाले इक्वेशन से मतलब है फिलहाल इस चैप्टर में। तो जो इक्वेशन है कब इफेक्टेड नहीं होगा, कब वो इफेक्टेड नहीं होगा देख लो। तो दो केस है जिसमें वो इफेक्ट नहीं होता है। पहला केस, द सेम नंबर, एनो डॉट का मतलब नंबर है समझ लेना, द सेम नंबर इज एडेड या तो सब्ट्रैक्ट
फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर आप इक्वेशन के दोनों साइड में, यानी क्या कहा, अगर आप इक्वेशन के दोनों साइड में एलएचएस में और आरएचएस में सेम नंबर ऐड कर रहे हो या तो सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल मैं लूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे, पहले ये बस मतलब समझ लो क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे अच्छे से एग्जाम्पल्स लेंगे इसके ऊपर में, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अगर आपको इक्वेशन लिखा हुआ है उसमें आप प्लस टू ऐड कर दे रहे हो, तो उससे दोनों साइड में ऐड करना, लेकिन एलएचएस में भी और आरएचएस में भी, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कोई इक्वेशन लिखा हुआ है उसमें अगर माइनस टू आप दोनों साइड कर दे रहे हो, तो इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे, ठीक है ना। हाँ, और दूसरी बात यह है कि यू हैव टू, यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नॉन जीरो नंबर सेम नॉन जीरो number on both side of the equation, on both side of the equation। काफ़ी नीचे तक चले गए हम इसमें, आप सबको दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। तो मैंने दूसरा लाइन क्या लिखा कि इक्वेशन के दोनों साइड, यहाँ पे नॉन जीरो नंबर का मतलब होता है जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर ले लो आप, नॉन जीरो का नंबर का मतलब जीरो को छोड़ के आप कोई भी नंबर ले लो। तो आप इक्वेशन के दोनों साइड सेम नंबर से गुना कर सकते हो, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। या तो एक अलग केस कहूँ तो आप इक्वेशन के दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पे एग्जाम्पल्स लेंगे तो बच्चे को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इन दोनों पॉइंट पे एग्जाम्पल लेना बनता है भाई, आपको समझाने के लिए। आगे यही बेसिक चीज़ आपको मजबूत बनाते चलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप चलिए। हाँ सर ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने लिख लिया अच्छी तरह से? हाँ सर लिख लिया। तो जैसा कि मैंने कहा था, मैं अभी एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, उस वो दोनों जो नोट मैंने लिखा है उसको प्रूफ करने के लिए मुझे एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत है। हाँ सर ठीक है। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट नोट आपको बताया था, उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स लो। तो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये मैंने एक इक्वेशन लिखा, देख लो ध्यान से। हाँ सर देख लिया। अब मेरा फर्स्ट पॉइंट बोल रहा था, अगर आप इक्वेशन के दोनों साइड सेम नंबर ऐड कर देते हो, या तो मैं कहूँ सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देख लेते हैं ना, पहले ऐड वाला कंडीशन देख लेते हैं। तो ठीक है, इक्वेशन लिखा हुआ है 2x जोड़ 6 बराबर 4, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। हाँ सर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर हम सेम नंबर ऐड कर देते हैं तो ठीक है, +2 और +2 दोनों साइड हमने +2 दोनों साइड हमने +2 ऐड कर दिया, देख लो। हाँ ठीक है, तो क्या होगा, तो 2x प्लस 6 दूनी 8, आगे सॉल्व कर दे रहे हैं, 6 4 2 6, ठीक है। तो ऐसा बन गया, इक्वेशन हमारा ऐसा था। हमने दोनों साइड सेम नंबर ऐड कर दिया, दो दो, तो इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया। अब जैसा पहले इक्वेशन था और अब जैसा बन गया है, दोनों में आप x की वैल्यू निकालोगे तो सेम ही रहेगा। और ये सेम ऐसे इसलिए रहेगा कि यही प्रूफ करता है कि सेम नंबर ऐड कर दो तो इक्वेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐड करना है तो दोनों साइड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 2x बराबर 4 लिखा हुआ पहले से, +6 यहाँ पर जाएगा तो -6, तो आगे x बराबर -2, यहाँ पे 2 इंटू में, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, काट लो। माफ़ करना, मैंने बहुत स्पीड में सॉल्व किया। आप लोग वैसे इजी सा तो ये सॉल्व कर लेना, -1 निकल के आएगा यहाँ पे। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 2x बराबर 6 पहले से था, +8 उधर जाएगा तो -8 होगा, ठीक है। अब x बराबर 6 -8 तो -2, यहाँ पे 2 इंटू में था तो हम इस साइड ले गए तो गुना में, सॉरी डिवाइड में आ गया, काट दो, -1। देख लो, मैंने जैसा पहले इक्वेशन लिखा था वहाँ से x का मान -1 आ रहा है, और जैसा छेड़खानी करने के बाद हुआ यहाँ भी x का मान -1 ही आ रहा है। तो सर हमने इसमें छेड़खानी क्या किया, इसमें हमने किया कि दोनों साइड हमने 2 जोड़ दिया, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा जो x का मान आएगा इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम सेम चीज़ जोड़ दें या सेम चीज़ घटा दें, या सेम चीज़ से दोनों साइड गुना कर दें, या सेम चीज़ से दोनों साइड डिवाइड कर दें। इससे इक्वेशन पे कभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, सारे का एग्जाम्पल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ सर बातें समझ में आ रही है। तो ठीक है, अब मेनली एक बात ये रह गई है इस वीडियो लेक्चर में समझाना, वो है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो नेक्स्ट चर्चा करने वाले हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होगा और कैसे एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। हाँ, आप लोगों ने लिख लिया, अच्छी बात है। अब लास्ट टॉपिक जैसा कि मैंने कहा था रह गया है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है।
कि कैसे एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं। उससे पहले एक दो नोट है वो समझ लो आप, उसी के बारे में है, अलग नहीं है। कि जब वन वेरिएबल इक्वेशन होता है तो उसके वन सॉल्यूशन आते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, घबराओ मत। मैं यहाँ पे क्या जितने भी मेरे वीडियोस हैं सारे पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है और आगे भी करता रहूँगा। और आप मत घबराओ, सारे के सारे पॉइंट एक्सप्लेन होंगे यहाँ पे अच्छे से। मतलब कि मैंने क्या कहा कि वन वेरिएबल का इक्वेशन कोई भी उठा के ले लो तो उसका हमेशा एक ही सोल्यूशन निकल के आएगा, एक्स या वाई का एक ही मान निकल के आएगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अगर यहीं पे टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल का इक्वेशन है, मतलब कि एक इक्वेशन में दो दो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, तो उसके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, अनंत, अगिनत। ठीक है, तो ये मजाक की बात नहीं है, सही में है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने क्या कहा एक बार ध्यान से सुन लो कि वन वेरिएबल का इक्वेशन होता है तो उसमें एक ही सोल्यूशन होता है। जब आपको इक्वेशन में दो दो वेरिएबल दिख जाएं तो उस इक्वेशन का सोल्यूशन इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग दो वेरिएबल का इक्वेशन ही देखने वाले हैं और उसी को सॉल्व करने वाले हैं। तो कभी भी आप इक्वेशन सॉल्व करोगे और अपना आंसर निकालोगे तो ये फिक्स नहीं रहता है कि आपका आंसर जो है बुक के आंसर से मैच कर जाए, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इसीलिए आप अपने बुक के आंसर पे डिपेंड मत रहना। आपका आंसर हो सकता है अलग हो, आपका टीचर का अलग हो, आपके दोस्त का अलग हो। तो ठीक है, हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक है हमारा सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन कहने का मतलब समझ ही रहोगे, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से मतलब है इसका। अच्छा ठीक है, तो मैं आप बताने वाला हूँ कि कैसे इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। तो कुछ ऐसा सवाल लिखा हुआ है, देख रहे हो? हाँ सर, एक सवाल है और आपको यहाँ से बोलेगा कि आपको तीन वैल्यूज फाइंड करने हैं, एक्स के और वाई के। आपको ऐसा कुछ इक्वेशन दे देगा, आपको बोलेगा फाइंड थ्री डिफरेंट वैल्यूज वैल्यूज या सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, कुछ इस तरह का सवाल देगा, इक्वेशन दे देगा और कहेगा इस इक्वेशन का तीन डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करो, मतलब कि एक्स और वाई का तीन तीन अलग अलग सॉल्यूशन। तो ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे वो देख लो। ऐसा इक्वेशन लिखा रहेगा, हाँ सर लिखा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं सर। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप होता है, लेट कर लो एक्स बराबर 0। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आप सॉल्व करोगे और आपको समझ में आ जाएगा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं, किस मेथड से करते हैं। एक ही मेथड है, यहाँ देखो। फिलहाल नाइन्थ में एक ही मेथड है, टेंथ में जाओगे तो अलग अलग मेथड पढ़ोगे, है ना? हाँ सर ठीक है। तो ठीक है, पहले क्या करना, एक्स बराबर 0 ले लेना, और एक्स बराबर 0 तुम लोगे तो देखो तो वाई का वैल्यू क्या आ रहा है। तो ठीक है, अगर सर एक्स बराबर 0 हम लेते हैं इस इक्वेशन में तो देखते हैं वाई क्या आता है। तो 2x की जगह पर सर हमने 0 ले लिया। ठीक है, हाँ सर ठीक है, प्लस 4y बराबर 8, ऐसा कुछ है। हाँ सर ठीक है, अब आप 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही जाएगा, प्लस का 4y बराबर 8। ठीक, अब 4y में 0 जोड़ोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 4y ही आएगा बराबर 8। यहाँ से y बराबर 8 प्लस लिखा हुआ था, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है, इसे रहेगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 4 से काट दो, दो मरतबे कटेगा, तो मतलब कि y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब जब आप x 0 ले रहे हो तो y कितना आ रहा है, 2। आप सबको दिख रहा है? हाँ सर हम सबको दिख रहा है। इससे नीचे मत जाना, फिर नहीं दिखेगा। ओके, तो मैं मेरा फर्स्ट सोल्यूशन कुछ ऐसा बोल सकता हूँ, नीचे में जगह नहीं इसलिए मैं, अरे है यहाँ पे। तो x का फर्स्ट सोल्यूशन होगा, मतलब कि हाँ इस इक्वेशन का फर्स्ट सोल्यूशन होगा, जब x हमने 0 लिया तो y हमारा 2 आ गया। सर आप ऐसा ही क्यों लिख रहे हो, ऐसा ही क्यों लिख रहे हो आप, वो भी बात है। तो पता है जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखते हो
तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हो फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हो, या तो मैं कहूँ पहले एक्स का वैल्यू लिखते हो फिर वाई की वैल्यू लिखते हो। सेम टाइप यहाँ भी मैंने किया है, पहले मैंने एक्स की वैल्यू लिया फिर मैंने वाई का वैल्यू लिया। मतलब अगर आप एक्स जीरो पुट कर रहे हो तो वाई टू निकल के आ रहा है, ये दर्शाता है। ठीक है, हाँ सर ठीक है ठीक। तो ये तो हो गया फर्स्ट सोल्यूशन, 0,2 ये फर्स्ट सोल्यूशन। तीन अलग अलग सोल्यूशन निकालने हैं, हमने अभी एक ही निकाला है तो ठीक है। इसका एक नोट होता है, मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ आपको कि जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तीन या तो चार पूछेगा तो पाँच पूछेगा, अलग अलग सोल्यूशन पूछेगा आपसे। तो एक बार जीरो लेना और देखना वाई क्या है, और दूसरी बार वाई को जीरो लेना, देखना एक्स क्या है। मैंने क्या कहा समझे? पहले एक्स को जीरो लेना और देखना वाई क्या है, और सेकेंड टाइम में वाई को जीरो ले लेना और देखना एक्स क्या है। इससे क्या होगा ना, आपका जो इक्वेशन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जीरो होता है ना तो एक एक टर्म तो एलिमिनेट ही कर देता है ना। तो हमने एक्स को जीरो ले लिया है तो वाई टू निकल के आ रहा है। अब हम लोग वाई को जीरो ले लेते हैं, अब हम लोग माफ़ करना, लेट वाई बराबर जीरो, तब देखते हैं एक्स क्या होता है। अब इसी इक्वेशन में हमने वाई को जीरो माना है, तो ठीक हो, लिखो 2x प्लस 4 इंटू वाई की जगह पे जीरो देंगे बराबर 8, कोई दिक्कत नहीं सर। तो 2x प्लस 4 × 0 0 बराबर 8। अब 2x प्लस 0 2x ही होगा बराबर 8। अब यहाँ से बताओ x का मान क्या आ गया, 8 पहले से लिखा हुआ है, दो गुना में यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, काट दो 4 आ जाएगा, मतलब x का मान 4 आ गया। कहने का मतलब है हम ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट की मदद कि अगर हम y जो कि हमारा लिखाता है सेकंड में, y कहाँ लिखाता है सेकंड में, पहले x की वैल्यू होती है फिर y की वैल्यू होती है, तो y सेकंड में लिखाता है, मतलब कि y अगर जीरो है, y अगर जीरो है तो x क्या होगा 4 होगा। ध्यान से एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। एक दो सोल्यूशन अलग अलग निकल चुका है, एक और निकालना है क्योंकि इसमें तीन पूछ रहा है, दो निकाल दिया, थर्ड निकाल रहे हैं। अब ठीक है, हमेशा छोटा छोटा नंबर ही मानना, जैसे आपका इक्वेशन में जो मल्टीप्लाई होंगे वो भी छोटे छोटे आएंगे, जो इजिली सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इस बार हम लोग एक्स को ही वन मान लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं वाई क्या आता है। तो ठीक है, इसी इक्वेशन में एक्स को हम लोग वाई पुट सॉरी एक्स को वन पुट करने वाले हैं। तो देखो 2 × एक्स यहाँ लिखा हुआ, एक्स के जगह लेना है 1 प्लस का 4y बराबर 8। देखो तो ऐसा ही कुछ है क्या, एक बार ध्यान से देख लो। हाँ सर ऐसा ही कुछ है, ठीक है। आप दो गुने करोगे दो ही आएगा, प्लस का प्लस 4y का 4y बराबर 8, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब 4y बराबर 8 पहले से लिखा हुआ है सर, 2 यहाँ पे आपको है प्लस, इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस, ठीक है ठीक। अब y बराबर 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, जो कि आप लिखोगे 6। अब यहाँ पे 4 को मैंने ये साइड ले गया एक ही स्टेप में, तो 4 अभी मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 4। काटने वाला होगा तो काट दोगे, नहीं काटने वाला तो छोड़ दोगे, यहाँ पे है काटने वाला, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, क्या आ गया 3/2, 3/2। सर आपका 3 ज़्यादा भयंकर नहीं लग रहा? हाँ वो भी है, आप सही है, हाँ सर ठीक है। मतलब कि ये इक्वेशन सॉल्व किया तो ये आपको बोल रहा है कि जब एक्स आप 1 लोगे, जब आप एक्स 1 लोगे तो वाई आएगा 3/2, ठीक है। तो मैंने अलग अलग तीन सोल्यूशंस निकाल लिया है, एक्स का वाई का, एक्स का वाई का, एक्स का वाई का। तो एक बार ध्यान से देख लोगे, आपने जो सॉल्व किया वो ठीक से सॉल्व किया कि नहीं। हो सकता है कहीं गड़बड़ी हो, वैसे तो नहीं मिलेगी आपको गड़बड़ी, बट ठीक से खुद से सॉल्व करोगे, ठीक ना। बोर्ड पे समझो और फिर अपने से एक एग्जाम्पल लिख लो, क्योंकि आपको एग्जाम्पल लिखना अब आता है। मैंने आपको सिखाया कि कैसे एग्जाम्पल्स लिखते हैं खुद से, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है, आप एग्जाम्पल वहीं से लिख लोगे। अब ये जो आखिरी हमारा ये चैप्टर भी बहुत छोटा सा है, 4.2 तक ही है, जो नया NCERT बुक है उसके हिसाब से 4.2 तक ही है। इसमें एक टर्म, एक पूरा का पूरा टर्म ग्राफ सेक्शन ही हटा दिया गया, जो कि आपको क्लास 10th में देखने को मिलेगा ही, इसलिए शायद हो सकता है हटा दिया गया हो। वैसे नहीं हटाना चाहिए, बच्चे सीखते हैं तो क्लास 10th में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते। चलिए कोई बात नहीं है, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। बोर्ड का मामला है, NCERT का मामला है, अपना हम देखे वो, फिर भी स्टूडेंट पे तो इफेक्ट पड़ता ही है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है सर, ये सब बातें होती रहेंगी। यहाँ बता दो, ये आखिरी टर्म था जो कि मैंने आपको समझा दिया। इसी के साथ ये वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं। इंट्रोडक्शन आपका पूरा ख़त्म हो गया है, घबराओ मत, जाके चैप्टर सॉल्व कर लो, चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो इसके बाद एक्सरसाइज के सोल्यूशंस भी आएंगे, वो देख लेना, समझ जाओगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।